Hello students, welcome back. Today we will study a new chapter and the chapter is Nazism and the rise of Hitler. जैसा कि हिटलर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत ही क्रूअल क्या था, डिक्टेटर था। कौन? हिटलर। हिटलर जो है क्या था? क्रूअल डिक्टेटर था। तो आपने देखा कि ये कहाँ पर था? जर्मनी में। और इसने जर्मनी के लोग और जो अदर सिविलियंस थे, चाहे वो पोलैंड के हों चाहे वो कोई और हो, इसने बहुत ज़्यादा मास मैसेकर जिसको हम बोल सकते हैं वो किया था। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि किस तरीके से नाजीवाद आया और नाजीवाद के बाद हिटलर जो है वो डिक्टेटर बना और उसने डिक्टेटर बनने के बाद जर्मनी के लोगों पर क्या क्या अत्याचार किए और किस तरीके से फिर हिटलर का अंत होता है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कि शुरू में हमें ये देखते हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं उसमें एंड देखते हैं और फिर वो हीरो हीरोइन जो है वो अपने इमेजिनेशन में पीछे का पार्ट हमें दिखाते हैं मेमोराइज करके। तो उसी तरीके से हमारा चैप्टर जो है ये भी मेमोरी पर चलेगा। कैसे? शुरू जो है हम चैप्टर के एंड से कर रहे हैं कि किस तरीके से हिटलर और उसके साथी जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों किया, वो सारा मामला जो है हम आगे पढ़ेंगे एज ए मेमोरी। तो ये चैप्टर जो है हमें किसके बारे में बता रहा है? हिटलर के बारे में बता रहा है। नाजीवाद, नाजिज्म जो है ये एक आप देख सकते हैं वाद, यानी एक पूरा एक ग्रुप था जिसने सिर्फ जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में जो है बहुत ही क्रूलिटी जो है वो फैलाई थी। इसका इफेक्ट जो है अकेले जर्मनी में ही नहीं पूरे यूरोप में पड़ा था, यूरोप कॉन्टिनेंट में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो है सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स दो थे, तो इन दोनों पावर्स की आपस में लड़ाई होती है। तो हिटलर जो है वो सेंट्रल पावर्स का होता है, अलाइड पावर्स जो है उसमें बड़े कंट्रीज होते हैं। तो लास्ट में इसको क्या करना पड़ता है? सरेंडर करना पड़ता है हिटलर को। किसके सामने? अलाइज के सामने। और जब सरेंडर करता है तो इसको समझ आ जाता है कि उसने जितना अत्याचार लोगों पर किया है उतनी ही खराब उसकी भी कंडीशन होनी है। तो इस वजह से ये क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ क्या कर लेता है? सुसाइड कमिट कर लेता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आपको भी सुन के ये महसूस हो रहा होगा जैसे किसी मूवी की कहानी हो। तो चलो चैप्टर जो है हम थोड़ा सा पढ़ ही लें तो हमें समझ आए कि किस तरीके से ये चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह, मूवी की तरह। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसा हमारा टाइटल जो है हमें सजेस्ट करता है कि हमें हिटलर और उसकी पार्टी नाजीवाद के बारे में स्टडी करना है। अब देखिए बात है इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। अब देखिए 1945 में क्या हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका एंड हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका एंड हो जाता है। इस वर्ल्ड वॉर में कौन कौन होते हैं? अलाइड पावर होती है, अलाइड पावर, और सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर। एक्सिस पावर, ठीक है। ये दो ग्रुप थे जिनकी आपस में लड़ाई होती है। तो अब बात है कब की? स्प्रिंग 1945 की, 1945 की बसंत ऋतु की बात है। ए लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमथ was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। कि ये जो है स्प्रिंग सीजन की बात है। एक 11 वर्ष का छोटा बच्चा है जर्मनी का, नाम क्या है उसका? हेलमथ। और ये हेलमथ जो है ये अपने बिस्तर में लेटा हुआ है लेकिन अपने मम्मी पापा को आपस में डिस्कस करते हुए सुनता है, बातचीत करते हुए ये
सुनता है और वो मम्मी पापा जो बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल सीरियस यानी गंभीर टोन में, यानी धीरे धीरे आपस में जैसे सीरियसली गंभीर होकर बातचीत करते हैं वैसे बातचीत कर रहे होते हैं। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. अब इस हेलमत के पिताजी जो कि एक प्रसिद्ध फिजिशियन यानी डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो बड़े ही ध्यान पूर्वक, डेलिब्रेटेड यानी बड़े ही ध्यान से विचार करके, जैसे हम सीरियस बात पर धीरे धीरे बात करते हैं ना, फुसर फुसर करके ध्यान से, तो ये अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है कि वेदर द टाइम हैड कम, कि अब वो समय आ गया है। कौन सा समय? टू किल द एंटायर फैमिली, कि या तो पूरे परिवार को मार दिया जाए और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर इसको अकेले ही क्या कर लेना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews." Sorry. कि उसके पिताजी जो है वो क्या बोलते हैं, हेलमत के पिताजी क्या बोलते हैं कि अब उसको डर है किस बात का? रिवेंज का। रिवेंज क्या होता है? बदला, बदले का डर है। क्या कहते हैं? नाउ द अलाइज विल डू टू अस, कि अब ये अलाइज जो हैं, अलाइज कौन से हैं? जो मित्र राष्ट्र हैं। अलाइज पावर जो थे इसमें रसिया, अमेरिका, फ्रांस, ये कंट्री थे बड़े वाले। तो ये अलाइज जो हैं विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, कि जो हमने वो अपंग लोग जो थे यानी जो अंगहीन व्यक्ति थे उनके साथ और जो यहूदियों के साथ हमने किया था, अब उसका बदला ये लेंगे और वही हमारे साथ करेंगे। विल डू टू अस, क्या करेंगे? वॉट वी डिड, जो हमने किया वही अब ये हमारे साथ करेंगे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ऑल चिल्ड्रंस सॉन्ग्स। और अगले दिन ये डॉक्टर जो है अपने बेटे हेलमत को जंगल में ले जाते हैं, यानी वुड्स यानी जंगल में, वन में ले जाते हैं। वहाँ पर वो आखिरी हैप्पी टाइम जो है, मैरी टाइम जो है, खुशी खुशी का टाइम साथ साथ बिताते हैं। पुराने जो बच्चों के गाने हुआ करते थे वो गाते हुए। लेटर हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और इसके बाद हेलमत के पिता ने अपने आप को गोली मार ली। कहाँ? अपने ऑफिस में। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. अब हेलमत ने उनकी टॉकिंग तो सुनी ली थी, फिर अपने पिता को देख लिया गोली मारे हुए। फिर हेलमत जो है वो क्या करता है क्या देखता है? उसको याद आता है कि उसके पिता की खून से सनी हुई यूनिफॉर्म जो थी, यानी जिस यूनिफॉर्म में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, वो खून से सनी हुई उसकी यूनिफॉर्म जो है कहाँ जलाई गई? घर के ही फायर प्लेस में, यानी अंगीठी में या आग वाले चूल्हे में जलाई गई। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. अब देखिए इस घटना से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज जो है वो छोटा बच्चा जो है वो हो गया, ट्रॉमेटाइज, डर गया, भयभीत हो गया, और इतना उसके दिमाग में ये बात बैठ गई जो कुछ उसने अपने माँ बाप को कहते हुए सुना था और जो आगे घटित हुआ था कि किस तरीके से उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, उसको देखते हुए उसने इस कैसे रिएक्ट किया कि उसने आने वाले 9 साल तक अपने घर में कुछ भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि उसके दिमाग में ये बात थी कि कहीं माँ जो है मुझे भी जहर देकर खुद भी मर जाएगी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की टॉकिंग सुनी थी कि अब वक्त आ गया है कि या तो पूरे परिवार को मार दें या फिर मैं अकेला सुसाइड कर लूँ। तो पिता तो मर ही गए थे सुसाइड करके, तो बच्चे ने सोचा अब कहीं मेरी बारी ना आ जाए,
तो उसने अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना ही नहीं खाया। क्यों? क्योंकि माँ जो है उसको पॉइजन दे सकती थी। He was afraid that his mother might poison him. उसको डर था कि उसकी माँ जो है क्या कर सकती है, उसको जहर दे सकती है। किसको? हेलमत को। Although Helmuth may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. यद्यपि हेलमत जो है उसने ये महसूस नहीं किया था कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर उसके पिता जो है वो नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे तो इससे क्या होता है, इस बात का अंदाज़ा तो उसको था ही नहीं कि भाई क्या थी, क्योंकि 11 साल का बच्चा जो है उसे क्या पता कि उसके पिता ने क्या अपराध किया है, क्या गलतियां की हैं। तो उसने बिल्कुल भी शायद रियलाइज ही नहीं किया था कि इसका अर्थ क्या है कि उसके पिता जो है वो नाजीवादी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। इसका मीनिंग वो नहीं समझ पाया था। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. और आप में से अधिकतर जो है वो नाजी या हिटलर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, और भी कुछ नहीं तो शुरू में मैंने बताया वो तो जरूर जान गए ना अभी कि कौन हिटलर था और क्या नाजी थे। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. और संभवतः आप ये भी जानते होंगे कि हिटलर जो है उसका क्या डिटर्मिनेशन था, क्या दृढ़ निश्चय था, जर्मनी जो है उसको माइटी पावर बनाना, सबसे सर्वशक्तिमान बनाना। और उसकी एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, पूरे यूरोप को कनकर कर लेना, जीत लेना, यही उसकी क्या थी, महत्वाकांक्षा थी। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूस। आपने सुना होगा कि हिटलर ने किनको मारा, यहूदियों को मारा, ज्यूज को मारा। बट नाजीज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। लेकिन नाजीवाद जो है वो एक या दो, इसने एक या दो ऐसे ही इकलौते काम नहीं किए थे, ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। नाजीवाद जो है ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। इट वाज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। कि नाजीवाद जो है ये केवल एक दो घटनाएं नहीं थी, ये नाजीवाद एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था, किसका, विचारों का। स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, दुनिया और राजनीति के बारे में ये एक पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा सिस्टम था। Let us try and understand what Nazism was all about. चलो कोशिश करते हैं और समझते हैं नाजीज्म यानी नाजीवाद जो है वो अपने आप में था क्या, क्यों बना था, क्या था एक्चुअल में। Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. कि चलो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये क्या है, फ्लैशबैक में मूवी देखते हैं ना हम, उसी तरीके से फ्लैशबैक है। ये तो रिजल्ट था किसका, 1945 में हिटलर के मरने के बाद का। ठीक है, तो हिटलर क्यों मरा, कैसे मरा, क्या कारण था, क्या हुआ होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे चैप्टर में एज पर रिकॉल। तो यहाँ देखेंगे हम कि हेलमत के पिताजी जो हैं उन्होंने अपने आप को क्यों मारा, यानी उन्होंने सुसाइड क्यों किया, और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज फियर, और हेलमत के पिता के डर का आधार क्या था, क्यों हेलमत जो है उसके पिता इतने डरे हुए थे कि उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। जैसा कि हमने देखा हेलमत के पिताजी ने क्या किया था, पहले तो उसकी माँ से डिस्कस किया था क्या कि या तो अब वक्त आ गया है कि या तो पूरे परिवार को मार दें या फिर मैं अकेला सुसाइड कर लूँ। तो ये बात हेलमत ने सुनी थी। अब हेलमत को, वो तो मात्र 11 वर्ष का बच्चा था, उसे क्या पता कि क्या रीजन है इसके पीछे, लेकिन वो डर अच्छे से गया था क्योंकि पहले तो उसने माँ बाप को ये कहते हुए सुन लिया, फिर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली और खून से सने हुए कपड़े जो है उसने देखे तो वो और ज़्यादा डर गया, इस हद तक डर गया कि आने वाले 9 साल तक उसने कुछ भी नहीं खाया घर में। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे।
तो अब इस चैप्टर के फ्लैशबैक में हम जाएंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, क्यों हेलमत के पिता को सुसाइड कमिट करना पड़ा और क्यों हेलमत के पिता जो है वो डर रहे थे। तो उसका रीज़न क्या है आप भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, थोड़ा मैं फिर बताती हूँ। उसका रीज़न ये था कि वो किसके सपोर्टर थे, हिटलर के, एडोल्फ हिटलर के। और हिटलर जो है वो एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस डिक्टेटर था। ठीक है, अब हिटलर क्या करता है, जर्मनी को माइटी पावर बनाने के लिए जर्मनी में जितने भी क्रिपल्स थे यानी अपंग लोग थे उन सबको मरवा देता है, जितने भी ज्यूज थे सबको मरवा देता है, यानी बहुत सारे लोगों को वो क्या कर देता है, बार्बरिकली मरवा देता है। अब ये उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, इस वजह से जो है लास्ट में इसको क्या करना पड़ता है, अलाइड पावर के सामने सरेंडर करना पड़ता है। तब जाकर इसको समझ आता है कि इसने जो कुछ गलत उन लोगों के साथ किया है तो अब सारा बदला उससे लिया जाएगा, जिसके चलते ये सुसाइड खुद भी कर लेता है। और जैसे हिटलर सुसाइड कर लेता है तो हिटलर के सपोर्टर्स जो कि नाजीज्म के सपोर्टर्स थे वो भी सब क्या कर लेते हैं, मोस्टली सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या फिर उन पर मुकदमा चलता है, केस चलता है। केस में जो है हम देखेंगे कि 11 नाजीवादी लोग जो हैं उनको तो सजाए मौत यानी सेंटेंस टू डेथ कर दिया जाता है, बाकी कुछ लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ सजा दी जाती है। तो वो भी देने का कारण क्या है, कारण ये है कि हिटलर और उसके सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है वहाँ के लोगों पर किया था, उनके साथ इतनी पीड़ाएं यातनाएं दी थी कि उनका न्याय करना मुश्किल था। तो इसके चलते जो है इनको क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। किसको, हिटलर और उसके सपोर्टर्स को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज। मई 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय जो है एलाइड पावर जो है वो जीत गया और एक्सिस पावर जो था या सेंट्रल पावर जो था जिसमें जर्मनी जो है मेन कंट्री था उसको क्या करना पड़ा, अलाइज को सरेंडर करना पड़ा, समर्पण, आत्मसमर्पण जो है वो करना पड़ा। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, और अनुमान लगाते हुए कि अब आगे क्या होने वाला है, सरेंडर के बाद क्या होने वाला है, हिटलर, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। कि जैसे ही उसने सरेंडर किया उसके बाद हिटलर को पहले से ही अनुमान हो गया था, एंटिसिपेटिंग यानी पूर्वानुमान, कि पहले अनुमान हो गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो हिटलर और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री गॉबेल्स और उसका पूरा परिवार जो है क्या कर लेते हैं, कमिटेड सुसाइड, यानी क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कलेक्टिवली, सारे मिलकर एक साथ। कहाँ, अप्रैल में बर्लिन बंकर में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब देखिए जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है और ये जो एक्सिस पावर्स जो है या जर्मनी जो है जब अलाइज को सरेंडर कर देती है तो उसके बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनता है और ये ट्रिब्यूनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय मान लो। तो ये क्या कहाँ है, न्यूरेमबर्ग में सेटअप किया जाता है। किस लिए कि ये जो नाजी वार क्रिमिनल्स जो थे यानी युद्ध के अपराधी जो थे, नाजीवादी लोग जिन्होंने अपराध किए थे किसके, शांति के विरुद्ध, फॉर वार क्राइम्स युद्ध के दौरान जो अपराध किए थे और मानवता के विरुद्ध जो अपराध किए थे, इनको सजा देने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है उसको सेटअप किया गया। क्योंकि ये नाजीवादी जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है वो लोगों पर किए थे, जिससे पीस
और ह्यूमैनिटी के विरुद्ध जो उन्होंने अपराध किए थे, शांति और मानवता के विरुद्ध जो अपराध किए थे, उसके लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया गया। कहाँ? न्यूरेमबर्ग में। किसके द्वारा? एलाइज के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से अब इनको पता था कि हमने जो अपराध किया है उसके लिए हमें अपोलोजाइज तो करेगा नहीं कोई, तो क्या होगा? जैसा हमने किया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो ये सजा दें उससे पहले उन्होंने क्या कर लिया? डर के मारे खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity। अब देखिए जर्मनी ने जो बिहेव किया था युद्ध के दौरान, कि जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का जो कंडक्ट था, व्यवहार था, स्पेशली दोज एक्शंस, खास तौर पर वो काम विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स, जो कि अपराध के रूप में जाने गए, किसके विरुद्ध? मानवता के विरुद्ध। रेज्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, और इन्होंने जो अपराध किए थे इन्होंने बहुत ही गंभीर नैतिक और नीतिगत प्रश्न जो है वो उठाए। एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, और पूरे विश्व से उसकी निंदा की गई। What were these acts? तो वो काम कौन से थे जिनकी पूरे वर्ल्ड में कंडेमनेशन हुई, यानी पूरे वर्ल्ड में उसकी निंदा हुई, आलोचना हुई? ऐसे क्या काम किए थे इन्होंने? तो वो काम हम पढ़ेंगे कल, कि नाजीवादियों ने या हिटलर के सपोर्टर्स जो थे या वार क्रिमिनल्स जो थे, इन्होंने ऐसे क्या क्राइम किए थे जिसके कारण इनको जो है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो स्थापित करनी पड़ी न्यूरेमबर्ग में, और फिर इनको जो है हिटलर और उसके सपोर्टर्स को सुसाइड करना पड़ा। ऐसे क्या काम किए थे उन्होंने? वो काम जो है हम डिस्कस करेंगे अपनी कल की क्लास में। और ये आपके लिए एक सस्पेंस है, जैसे मूवी हम देखते हैं या कोई सीरियल हम देखते हैं तो उसमें सस्पेंस रह जाता है ना कि कल क्या होगा, तो वही सस्पेंस आज हम इस क्लास में छोड़ देते हैं। क्या सस्पेंस? कि क्या किया होगा यार इन्होंने ऐसा कि इनको इतना पनिश किया गया, क्या अत्याचार किए होंगे? तो कल की क्लास में देखेंगे हम कि नाजीवादियों ने, हिटलर ने या हिटलर के सपोर्टर्स ने ऐसे क्या मानवता के विरुद्ध अपराध किए थे जिनकी सजा देने के लिए इनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उसकी स्थापना करनी पड़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।